तो बच्चों एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों यहाँ पर सभी प्रकार के दो 2015 का। अब हम आगे बढ़ते हैं 2025 में। तो एन से गुना कर दो। मॉलिक्यूल्स नीट 2018 का क्वेश्चन है। हेलो बच्चों, जोशी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। आज का जो हमारा गोल है बच्चों, आज हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मोल के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में बच गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हम 2013-14 से लेकर के आज तक नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे और कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहला टॉपिक है हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो बीकर है और उन दो बीकर का प्रेशर व टेम्परेचर सेम है। प्रेशर व टेम्परेचर सेम होने के साथ साथ अगर वॉल्यूम भी उनका सेम हो जाए तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें सेम देखने को मिलते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला है? एवोगैड्रो ने हमें क्या बताया था बच्चों? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो बीकर है, एक बीकर के अंदर हमारे पास इस बीकर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस फिल्ड है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और एक बीकर और है हमारे पास इस बीकर के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है। हमने आपको बताया दो बीकर है हमारे पास, बीकर 1 एंड बीकर 2। पहले बीकर के अंदर प्रेशर एज्यूम कर लीजिए P1 है और दूसरे के अंदर भी प्रेशर P1 है और इसके अंदर टेम्परेचर T1 है और दूसरे के अंदर भी टेम्परेचर T1 है। तो एवोगैड्रो ने क्या बताया था? अगर हमारे पास दो बीकर है और उन दो बीकरों का प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है कि इसका प्रेशर भी P1 है, इसका भी P1 है, इसका टेम्परेचर भी T1 है, इसका टेम्परेचर भी T1 है। तो इसके बाद अगर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम हो जाए तो इन दोनों गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर इसके अंदर भी बच्चों वॉल्यूम V1 हो जाए और इसके अंदर भी वॉल्यूम V1 हो जाए, इसके बाद क्या होता है? अगर दोनों बीकर्स के वॉल्यूम भी सेम हो जाए, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम भी V1, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ही होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
जो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। नंबर ऑफ molecules of CO2 is equal। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसके बाद आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, PV इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर आप ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसको अप्लाई करके देख सकते हो। मैं ऑक्सीजन के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू N ऑफ ऑक्सीजन बराबर R तो गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम रहती है, और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा, हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ये सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस is equals to number of moles of carbon dioxide gas and gas constant और temperature of CO2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो प्रेशर हमने आपको बताया था, प्रेशर इसका भी P1 है और इसका भी P1 है। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम भी हमारा कट जाएगा। R तो हमेशा सेम रहता है, तो R से R कैंसिल आउट। टेम्परेचर कितना है, T1 है, और दूसरे का टेम्परेचर भी क्या है, T1 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is equals to number of moles of CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या आ गए हैं, बराबर आ गए। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स के अंदर Na से गुना करने पर, एवोगैड्रो नंबर से गुना करने पर क्या होता है, क्या आ जाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड Na से मल्टीप्लाई कर दूं, Na से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमें यही निकालना था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बराबर हमारे ये आ चुके हैं। अब हम आपसे एक बात और करना चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या इसके नंबर ऑफ एटम्स भी इसके अंदर हमें इक्वल देखने को मिलते हैं? बच्चों, इसके अंदर एटम्स ऑक्सीजन के अंदर कैसे पता लगेंगे हमें, इसकी एटॉमिसिटी देख लो पहले। क्वेश्चन हमारा ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे क्या है, सेम है। क्वेश्चन ये है, क्या नंबर ऑफ एटम्स भी हमें सेम देखने को मिलते हैं? क्या नंबर ऑफ एटम्स सवाल यह है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या ये इक्वल है? हमारा आंसर है नहीं।
भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इक्वल हो गए, नंबर ऑफ एटम्स इसके इक्वल नहीं है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जो एटॉमिसिटी है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? इसकी एटॉमिसिटी है 2 और इस वाले की एटॉमिसिटी कितनी है? इसकी एटॉमिसिटी है हमारे पास 3। एटॉमिसिटी क्या होती है? ऑक्सीजन के आगे जो नंबर लिखा हुआ है इसके इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। कितना नंबर है? 2। और इसका देख लीजिए, कार्बन की एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटॉमिसिटी है ये कितनी हो जाएगी? 3। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो यहां पे आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। इस इक्वेशन के अंदर NO2 into Na is equals to NCO गुना Na, और इसकी एटॉमिसिटी से इसको गुना कर दो तो ये क्या आ गया बच्चों? ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। इसकी गुना कर दो 3 में क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 3 है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स आए हैं क्या ये इक्वल है? इधर तो 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, क्या ये इक्वल है? आंसर है हमारा नो। तो हमने इसको वेरीफाई भी करके देख लिया है। अब हमारा सवाल ये आता है कि क्या नंबर ऑफ एटम इक्वल हो सकते हैं? तो आंसर है हमारा यस। में कब हो सकते हैं? जब एटॉमिसिटी हमारी क्या हो? सेम हो। एटॉमिसिटी सेम कैसे हो सकती है? जैसे हमारे पास एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हमने नाइट्रोजन गैस ले लिया तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 और इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी है? 2। अगर हमारी एटॉमिसिटी इक्वल है तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो आप इसे नोट डाल के लिख सकते हो, इफ एटॉमिसिटी is same then the number of atoms will be same. If atomicity is same then the number of atoms will be same. तो आई होप यू एवोगेड्रो का जो हाइपोथेसिस थी आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे पास 2 बीकर है, we have 2 beakers, प्रेशर P1 है, दूसरे वाले का प्रेशर भी P1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर भी T1 है। इसके अगर वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम भी V1 हो जाए तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर दिया। आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने पर हमारे पास मोल्स दोनों के क्या आ गए? इक्वल आ गए। उसको Na से हमने मल्टीप्लाई कर दी जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल से हमने वेरीफाई कर लिए और उसके बाद हमने एटॉमिसिटी से गुना कर दी। एटॉमिसिटी से गुना करने पर हमें पता लगा कि एटम्स सेम नहीं है पर एटम्स भी सेम हो सकते हैं। वो कंडीशन क्या होगी? जब एटॉमिसिटी क्या हो? हमारी सेम हो। तो बच्चों एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। डिस्कस करता हूं। बच्चों 36 ग्राम क्या दे रखा है? हमें सैंपल का मास दे रखा है। सैंपल का मास दे रखा है हमें 36 ग्राम और मोलर मास कितना है इसका? वाटर का मोलर मास हो गया हमारा 18 ग्राम। ये लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। मतलब एक मोल का मास कितना है? 18 ग्राम है। एक मोल का मतलब है ये 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोलिक्यूल्स का मास है ये 18 ग्राम। अगर हमारे पास वाटर का कोई मोलिक्यूल है, इस वाटर के मोलिक्यूल्स के इसका फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है, इसके 1 मोल के अंदर इसके 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इसके अंदर इतने मोलिक्यूल्स है
और इतने मॉलिक्यूल्स का मास ये क्या है, 18 ग्राम है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 मोल। बट मेन क्वेश्चन हमारा ये है, हमें 36 AMU के अंदर नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मोल्स तो हमारे आ गए, अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इसकी Na से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें 36 AMU के अंदर 36 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो तब हमारा क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमें एक ही फॉर्मूला पता है, मास ऑफ द सैंपल अपॉन मोलर मास से हम इसको निकालते हैं। n बराबर, भाई मास ऑफ सैंपल इस बार कितना दे रखा है, 36 AMU। मास ऑफ सैंपल दे रखा है 36 AMU, और इसके अंदर जो वाटर का जो मोलर मास है वो तो हमेशा क्या रहेगा, 18 ग्राम। ये क्या रहेगा, 18 ग्राम। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो 1 AMU होता है, जो 1 AMU होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इतने 18 से 36 को भी काट दो, क्या आ गया ये, 2 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इतने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ये आ चुके हैं। इसमें क्या थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हमने बाद में। इसके अंदर भी हम क्या निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल ले हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 से हमने इसको क्या कर दी, मल्टीप्लाई। जो Na होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया था, Na बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। इससे ही क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दी हमने, गुणा कर दी। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक बात और बताई थी कि जो 1.66 इंटू 10⁻24 है और 6.02 इंटू 10⁻23 है, इन दोनों की गुणा करने पर 1 आता है। इन दोनों की गुणा करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 2। और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आए थे, 2Na आए थे। तो हमने इस फुल लेंथी प्रोसेस से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। क्या इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है। हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकालने का एक तरीका और है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर लिखो मास ऑफ सैंपल, ये हमने लिख दिया बच्चों मास ऑफ सैंपल। और मास ऑफ सैंपल को हमने एक मॉलिक्यूल के वेट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक मॉलिक्यूल का वेट यहां लिख दो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर हम एक मॉलिक्यूल के वेट से सैंपल के मास को डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक टोकरी है, इसके अंदर जो टोटल वेट है, इसके अंदर टोटल वेट हमारे पास 1000 ग्राम है। एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं,
इसके अंदर 1000 ग्राम वेट है और इसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल सेब भरी हुई है, एप्पल्स इसके अंदर क्या है, भरी हुई है, और एक एप्पल का वेट अगर 100 ग्राम हो तो इसके अंदर टोटल कितनी एप्पल होगी? तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1000 को 100 से डिवाइड कर दो, 10 एप्पल आ जाएगी। इसी तरह यहां पे है, एक मास ऑफ सैंपल कितना दिया है हमें, 36 ग्राम है। उस 36 ग्राम के अंदर एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है? एक मॉलिक्यूल का वेट है हमारे पास 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 AMU बटे 18 AMU, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हमारे? 2। जिस तरह हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ एप्पल्स कितनी आई थी, नंबर ऑफ एप्पल्स कितनी आई थी 1000/100, कितना आया था ये 10। इसी तरह हमने यहां पर निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हमारे पास 2। तो हमने मोल का पहले वाला जो पोर्शन था उसके बारे में बात की। अब मोल्स के 2-3 फॉर्मूले और बताए थे, उनके बारे में भी हल्का हल्का सा पहले पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमने आपको बताया था नंबर 2 कि एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, आपको ये 3-4 फॉर्मूले या पॉइंट्स याद रखने हैं। एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यह आपको याद रखना है। नंबर 3, हम बच्चों यहां पर सभी प्रकार के एक 2-2 क्वेश्चन को लेंगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन को हम यहां पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपको याद रखना है, अगर कहीं पर एसटीपी पर बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमें बात कर लेते हैं। अगर हमें टेम्परेचर 273 केल्विन दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, 273 केल्विन हमें टेम्परेचर दिया है। प्रेशर हमें दिया है 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें क्या दिया है, ये दिया है। तो गैस का जो वॉल्यूम होगा, कोई गैस है, उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। इसी तरह एसटीपी एनटीपी पर भी हमें अगर टेम्परेचर किसी गैस का 273 केल्विन दिया है, प्रेशर 1 बार दिया है, ये भी प्रेशर की एक यूनिट है, तो गैस का वॉल्यूम जो होगा जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो 22.7 लीटर होगा। एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं इसके बारे में हम। नंबर 4, अगर कोई गैस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर कोई गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जांपल के तौर पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, तो 22.4 लीटर के अंदर 22.4 लीटर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 1 मोल के बराबर होता है। 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल होता है, ठीक है। और 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया यहां पर कि 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। मैंने एक सवाल में ही आपसे सब कुछ पूछ लिया।
11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, क्वेश्चन ये है तुम्हारे से। तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। अब आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। हमने अभी आपको लास्ट स्टेप में बताया है कि 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल होता है और इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको भी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि अगर मॉलिक्यूल से हमें एटम पर जाना है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटॉमिसिटी से हम गुना कर देंगे तो हमारे एटम्स आ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को लेके चलते हैं। 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो पहले। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1। तो 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना होगा, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1/22.4 1/22.4 क्या होगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से हमने क्या करा, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 22.4 हम क्या ले गए, नीचे ले गए, तो ये 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया। हमें कितने का निकालना है, 11.2 लीटर का निकालना है। हम निकालना चाह रहे हैं कि 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। 11.2 लीटर के अंदर कितना आ जाएगा, ये 22.4 इंटू 11.2, ये आ गया, इससे ये कट गया, कितना आएगा 1/2 नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया हमारा, आधा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। 0.5 के आगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अगर 11.2 लीटर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ये आए हैं तो मोलिक्यूल्स कितने होंगे, तो मोलिक्यूल्स हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू Na। एवोगैड्रो नंबर से हमने क्या कर दी, इसको मल्टीप्लाई कर दी। बट हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स निकालने थे। तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 इंटू Na इंटू कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी है 1+2। कार्बन का कितना है आगे 1, ऑक्सीजन के आगे 2 है, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी 3। ये क्या है इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी आ गई बच्चों 3, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1.5 इंटू Na। आप चाहे तो Na से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो हमने क्या करा, ये हमने करा है 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल होता है, ठीक है, और 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 22.4 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1, ये लिखा हुआ है। तो 1 लीटर के अंदर आ गया नंबर ऑफ मोल्स अपन 22.4, निकालने हैं 11.2 के अंदर, तो ये आ गया 0.5 नंबर ऑफ मोल्स। तो हम डायरेक्ट इस प्रोसेस को ना करके डायरेक्ट इससे भी तो निकाल सकते हैं, ये ताम झाम करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो अगर हम इससे निकालना चाहे भाई तो डायरेक्ट इससे निकाल लो। 22.4 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 10⁻23 है, तो 22.4 के अंदर तो इतने हैं, तो 11.2 क्या है, इसका आधा है। 11.2 क्या है, इसका आधा है। तो 11.2 के अंदर 11.2 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ये क्या लिखा है, एवोगैड्रो नंबर लिखा है। तो 11.2 लीटर के अंदर क्या आ गए हमारे Na मॉलिक्यूल। और हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ एटम्स। तो Na क्या हो गया, 11.2 के अंदर हो गया Na/2, इधर से हमने आधा किया
इधर से भी हमने आधा कर दिया। निकालना है हमें 3 के अंदर, तो 3 से इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। आंसर आ गया हमारा 1.5 इंटू Na। तो हमने एक लाइन में भी इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। 11.2 लीटर के अंदर कितना आ गया, 1.5 इंटू Na। तो ये 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए। एक पॉइंट और देख लो, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करते हैं। नंबर 5। नंबर 5 पे अगर कहीं पर हमें डेंसिटी दी है, कोई लिक्विड दिया है, कोई लिक्विड दिया है, जैसे वाटर की लिक्विड फॉर्म दे दी, कुछ भी दे दिया लिक्विड, और उसकी हमें दे दी डेंसिटी, लिक्विड के साथ में हमें डेंसिटी दे दी, तो हमें क्या करना है। अगर हमें लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट वाटर लिख दिया इस तरीके से और डेंसिटी दे दी, तो हमें क्या करना है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम लगाओ। पहले फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम लगाओ। उसके बाद क्या करो, डेंसिटी गिवन होगी आपको क्वेश्चन में यहां से, और वॉल्यूम आपको दिया होगा। अगर आपको डेंसिटी दी होगी तो उसके साथ में आपको वॉल्यूम जरूर दिया होगा, तो यहां से मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। ये क्या आ गया आपका, मास ऑफ सैंपल आ जाएगा। इस मास ऑफ सैंपल को आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ सैंपल बटे मोलर मास। मास ऑफ सैंपल ये है, मास ऑफ सैंपल को मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यूज होएगा, वहां पे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में भी हमने 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व किए थे। बच्चों जो ये सवाल है, ये है नीट 2015 का। बच्चों अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2015 में। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिक्सचर है गैस का, उस मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशो है वो इतना दिया है। मतलब जो इसका जो सैंपल का जो मास है, वो मान लीजिए आप सैंपल के मास का जो रेशो दिया है आपको, वो 1:4 दिया है। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद ये कह रहा है कि मोलर रेशो कितना होगा गैस का मिक्सचर में। तो आप वीडियो पॉज करके इसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। बच्चों हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो मोल्स होते हैं, मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W अपॉन M। W हो गया मास ऑफ सैंपल, M हो गया मोलर मास। तो क्या कर सकते हैं हम, हमें दे रखा है रेशो, दे रखा है किसका रेशो दे रखा है, इस W1 और W2 का रेशो दे रखा है। ऐसा दिया है कि W ऑफ W1 और W2, W1 क्या है, हाइड्रोजन है, W2 क्या है, ऑक्सीजन है। इनका रेशो दिया है 1:4। पूछ रहा है हमसे इसके मोल का रेशो बताओ, N1 N2 का रेशो बताओ, और M1 M2 का रेशो आपको पता है। M1 M2 का रेशो क्या है आपको पता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया हमारा 32। तो ये आ गया 1:16।
कितना आ गया 1:16। तो अब यहां पर ये लगा सकते हैं n1/n2 बराबर, जो ऊपर वाला होता है अगर हमें किसी चीज का रेशो लेना है तो ऊपर वाले को जो का तू लिखो W1/W2, और ये क्या है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको उल्टा कर दो भाई। नीचे कितना आना चाहिए था m1 आना चाहिए, सॉरी m2 इसके हिसाब से, पर ये क्या है इनवर्स रेशो में है। n क्या है देखो ऐसे समझो इसको, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है w के, तो जैसे ही n की वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो w भी 1 लिखेंगे, अगर n की वैल्यू बटे में हम 2 लिखेंगे तो w भी 2 लिखेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, n अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, अगर हम n को 1 लिखेंगे तो दूसरी साइड में हम अपॉन में लिखेंगे। अगर n1 ऊपर है तो m कहां आ रहा है बटे में आ रहा है, समझ गया आप इसको। और अगर हम n2 अपॉन में लिखेंगे तो m2 कहां लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। तो ये कितना आ गया भाई, W1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1:4, और m2/m1 कितना है, m2/m1 है हमारा 16:1। तो 4 से क्या होगा 16 हमारा कट गया, ये आ गया 4:1। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें क्या दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भाई रेशो दिया था हमें, किसका, सैंपल का जो मास था उसका रेशो दिया था W1/W2, मोलर मास N1/N2 हमसे पूछ रहा था, और M1 M2 हमें पता था, तो इससे हमने निकाल लिया सोल्व करके 4:1। ये क्वेश्चन था हमारा नीट 2015 का। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन है नीट 2024 का। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछना चाह रहा है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, इसके अंदर ये पूछना चाह रहा है कि हीलियम एटम मैक्सिमम किसके अंदर होंगे। 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, 4 मोल ऑफ एटम के अंदर, दूसरा है 4U ऑफ हीलियम के अंदर, ये वही है जिसके अंदर हमने AMU वाला क्वेश्चन अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जब मोल का डिस्कशन चल रहा था ब्रीफ में, तो वहां पर हमने एक AMU वाला सवाल दिया था, ये सेम वही क्वेश्चन है, रिलेट कर सकते हैं आप उससे। तीसरा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम 8 HTP। हमें इसके अंदर बताना है, इसके अंदर बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किसके अंदर होंगे। तो आप वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करो पहले। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, अब अपना आंसर वेरीफाई करिए। अच्छा, क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि 4 मोल ऑफ एटम, 4 मोल ऑफ एटम का क्या मतलब है, और इसने डायरेक्ट हमें मोल दे दिए, कितने दिए हैं 4। हमने आपको बताया अगर मोल के अंदर Na से हम गुणा कर दे, मोल के अंदर अगर Na से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। 4 के अंदर अगर हम मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 के अंदर अगर हम Na से क्या कर दे, गुणा कर दे, तो क्या आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर Na के अंदर क्या कर दे, एटॉमिसिटी से गुणा कर दे, किससे गुणा कर दे, एटॉमिसिटी से गुणा कर दे। एटॉमिसिटी हीलियम की कितनी होती है 1, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे मोल ना आकर के हमारे क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे, ये क्या आ गया नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए इसके 4Na। अब दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में तो हमने डायरेक्ट एटम निकाल लिए, कितने आ गए 4Na। बी में बात करते हैं भाई, 4AMU के अंदर या 4U के अंदर पूछ रहा है, U और AMU क्या है, एक ही बात है। अभी हमने आपको इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया था, उससे करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें डायरेक्ट निकालने हैं, जो शेप वाला तरीका बताया था वो है भाई, कितना दे रखा है सैंपल का मास
4u, सैंपल का मास दे दिया 4u, और हीलियम का क्या है मोलर मास, वो कितना है, सॉरी हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स हम डायरेक्ट निकाल ले हैं। तो एक हीलियम का मास कितना होता है भाई, एक हीलियम एटम का मास कितना होता है, एक हीलियम एटम का मास होगा 4u। भाई हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, उसके आगे क्या लगा दो ANU या लगा दो u, तो कितना हो गया 4u, इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1। अब आगे क्या रहा है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर, 4 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर सबसे पहले तो वही मोल्स निकाल लो, मास ऑफ सैंपल 4 ग्राम अपॉन 4 ग्राम कितना आ गया 1 मोल, Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और इसकी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो जो मॉलिक्यूल्स है वही क्या है इसके अंदर एटम्स है। हीलियम गैस की बात कर रहा है, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं, ऐसे नंबर ऑफ एटम निकाल लिए हमने, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए Na आ गया। अगला कह रहा है कि डी ऑप्शन है 2.2798 लीटर ऑफ हीलियम के अंदर कितना होगा, ये निकाल लो, निकाल के देखो भाई। हमने आपको बताया था, ये हमें देखो देखने से लग रहा है, इसमें जो एसटीपी पर कंडीशन दी गई होगी वो हमें देखने से लग रहा है कि वो एक बार वाली दी गई होगी। भाई एक एटीएम में क्या होता है 22.4 लीटर, यहाँ क्या दे रखा है 2.2798, तो इसका क्या मतलब है एक बार वाली कंडीशन है, तो 22.7 लीटर के अंदर, 22.7 लीटर के अंदर क्या होता है 1 मोल होता है, 1 मोल हीलियम हो गया। 1 लीटर के अंदर कितना हो गया 1/22.7, कितने के अंदर निकालना है 2.27 के अंदर, 2.27 लीटर के अंदर निकालना है 1/22.7 गुना 2.27, कितना आ गया 22.7 2.27 आ गया बटे में 10, तो वहीं इतने मोल आ गए 1/10 मोल। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो Na में, तो ये कितना आ गया 0.1 इंटू Na, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे होंगे भाई, इसके अंदर तो आए 0.1, इसके अंदर कितने आए हैं C के अंदर Na, इसके अंदर कितना आए हैं 1, इसके अंदर आए 4Na, तो सबसे मैक्सिमम कहाँ हो गया 4Na, 4 गुना 6.02 गुना 10⁻23, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर खाली Na है और इसके अंदर 0.1 है, तो मैक्सिमम किसमें हो गया ऑप्शन नंबर 1 में, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया बच्चों। हमने बोर्ड पर अभी एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 में, हमने लास्ट 2 लेक्चर में इससे रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ी मोल के बारे में, और आज जो हमने आपको ब्रीफ में समझाया था उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको पहले सोल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा, अब अपना आप आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, हमें 5 दिए हैं 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 248 ग्राम Na2O, 240 ग्राम NaOH, 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है। इसमें ये कह रहा है कि किसके अंदर, इन पांचों के अंदर किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, और नीचे 3 का एक सेट दे दिया, ए बी और डी के अंदर, बी सी और डी के अंदर, बी डी और ई के अंदर, ए बी सी ओनली, ये इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो हमने आपको ये बताया था हमें इसको कैसे सोल्व करना है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मोल बराबर होता है मास ऑफ सैंपल बटे मोलर मास, वो लगा दो आप इसके अंदर बस। मोल बराबर क्या होता है
मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास, ये लगा दिया आपने इसके अंदर। भाई मास ऑफ सैंपल पहले वाले के अंदर कितना दे रखा है, मास ऑफ सैंपल दे रखा है 212 ग्राम। Na2CO3 सॉलिड है, Na2CO3 का कितना होता है निकाल के देख लो। वैसे तो दे रखा था Na2CO3 का होता है 106, ये दे रखा था ऑप्शन में 106 ग्राम मोलर मास। Na2O का कितना होता है, Na2O का होता है 62 ग्राम, और भाई NaOH का 40। ये क्वेश्चन में गिवन था। हाइड्रोजन का 2 आपको पता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 ग्राम। आओगे कर दोगे, भाई Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है, Na2CO3 का मोलर मास होता है 106 ग्राम। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था। ये कितना हो गया 106 ग्राम। तो भाई मोल कितने आ गए हमारे, मोल आ गए हमारे 2। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 2 1 3 3 6। एटोमिसिटी से हमने क्या कर दी इसकी गुना इंटू Na, तो हमारे आ गए 12 Na। भाई Na से गुना करने पर तो आ गए मॉलिक्यूल, और एटोमिसिटी से गुना करने पर क्या आ गए हमारे एटम्स आ गए। तो पहले वाले के अंदर क्या है, इतने एटम्स है। दूसरे वाले के अंदर देखो, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर ए के अंदर। बी के अंदर निकाल के देखो, 248 ग्राम है। मास ऑफ सैंपल कितना है 248 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना दिया है हमें 62, कितना आ गए 4। अगर मैं इसकी Na से गुना कर दूं तो क्या आ गया ये मॉलिक्यूल्स। और इसको अगर मैं एटोमिसिटी से गुना कर दूं, एटोमिसिटी कितनी है इसकी 2 और 1 3, तो कितना आ गए 12 Na। ये क्या आ गया भाई इसके एटम्स। तो दूसरे वाले का भी 12 Na आ गया। अब तीसरे से निकाल के देखो, तीसरे में दे रखा है 240 ग्राम NaOH। सबसे पहले वही मास ऑफ सैंपल 240 ग्राम अपॉन 240 ग्राम कितना है इसके अंदर 40, कितना आ गया 6। अगर मैं Na से गुना कर दूं तो मॉलिक्यूल्स आ गए, एटोमिसिटी से गुना कर दूं 1 2 3, Na की एटोमिसिटी 1, ऑक्सीजन की 1, हाइड्रोजन की 1, तो 3 से गुना कर दी, कितना आ गया 18 Na एटम्स आ गए। डी के अंदर देखो 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस, W अपॉन M, M कितना है इसका 2, कितना आ गए 6। अब इसकी Na से गुना कर दो, इसके बाद Na को एटोमिसिटी से गुना कर दो, एटोमिसिटी कितनी है 2, 12 Na। और आखिरी दे रखा है हमें, ये दे रखा है 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई वही प्रोसेस लगाना है, मास ऑफ सैंपल बटे क्या है मोलर मास। मोलर मास कितना है 44, कितना आ गया 5, 5 को Na से गुना कर दो, क्या आ गया मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को अगर मैं उससे गुना कर दूं एटोमिसिटी से, एटोमिसिटी कितनी है इसकी 3, भाई 1 कार्बन की 2 ऑक्सीजन की 3 होगी, तो कितना आ गया 15 Na। अब इससे मैच कर लो किस किसके सेम आ रहे हैं। भाई पहले वाले का सेम आ रहा है, पहले का आ रहा है, दूसरे का आ रहा है और चौथे का आ रहा है। तो जिसमें सी दे रखा है, भाई सी वाला ऑप्शन तो देखते ही काट दो, ई वाला ऑप्शन भी देखते ही काट दो। भाई सी और ई तो बिल्कुल अलग है। सी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। भाई ई आ रहा है इसके अंदर, इसे भी उड़ा दो। सी आ रहा है, इसे भी उड़ा दो। अब देखो ए बी एंड डी ओनली। ए के अंदर कितना है 12 Na, बी के अंदर कितना है 12 Na,
और डी के अंदर भी कितना है 12 Na। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नीट 2015-25 का ही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल इसके अंदर एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है वो लगाना है। मोल बराबर क्या होता है, सैंपल का मास बटे मोलर मास। जो आपका आंसर आए उसको नंबर ऑफ उसको Na से गुना कर दो, मोलिक्यूल्स आ गया भाई, डिवाइड करा 2 आ गया, इसको Na से गुना करा मोलिक्यूल्स आ गए, एटॉमिसिटी से गुना करो खेल खत्म, एटम आ गया। पांचों चीज में यही करना है, पहले डिवाइड करो Na से गुना करो, एटॉमिसिटी से गुना करो। क्या करना है, पहले करना है डिवाइड, मोल्स आगे, Na से गुना करो मोलिक्यूल्स आगे, एटम्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी से गुना करो एटम्स आगे। एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी है ये नंबर, जैसे Na2CO3 है, Na2CO3 है भाई, Na कितने दे रखा है इसमें 2, कार्बन कितना दे रखा है 1, ऑक्सीजन कितनी दे रखी है 3, तो कितनी आ गई 6, एटॉमिसिटी आ गई 6। ये गुणा करी हमने एटॉमिसिटी से 6 से, और ये Na क्या है, मोल्स के बाद Na से गुणा करने पर मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने लिख दिया है आपके लिए, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है भाई, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो गए। अब मैंने आपको जो चारों केस पढ़ाए हैं, एक केस तो पढ़ाया है मास ऑफ सैंपल बटे मोलर मास, उसका यूज करो इसमें। उसका यूज कहां पे करो, यहां पे करो, इस वाले ऑप्शन में यूज करो उसका, और इस वाले ऑप्शन में यूज करो उसका, मोलर मास वाले का। उसके बाद जो एसटीपी वाला रूल बताया है 22.4 लीटर वाला, उसका यूज करो यहां पे, कि 22.4 लीटर के अंदर क्या होता है, 1 मोल होता है, या मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 जो नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर, उसका यूज करो यहां पे। ठीक है, अब तीसरा क्या यूज करना है आपको इसी क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था डेंसिटी वाला फंडा। अगर कहीं पे जो वाटर है गैसियस स्टेट ना होकर के लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे 18 ml ऑफ वाटर वॉल्यूम दे दिया भाई इसने, अगर वॉल्यूम दे दिया तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम से पहले इसका मोलर मास निकाल लो, m निकाल लो। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। यहां से आप इसको मोलर मास निकाल लो, उस मोलर मास से क्या निकाल लो, वो सैंपल का मास हो गया, उस सैंपल के मास से क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, Na से गुणा कर तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, काम हो जाएगा। तो मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपको हिंट दे दिया है। अब आप इन चारों ऑप्शन को एनालाइज करो, उसके बाद जिसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम आते हैं उसको ऑप्शन को टिक करो। ठीक है, समझ गए होगे तुम। वीडियो पॉज करके अब इसको सोल्व कर लो, 3 मिनट ले लो इसको सोल्व करने के लिए। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। भाई पहला ऑप्शन दे रखा है 18 ml ऑफ वाटर। अगर ये ml की बात कर रहा है, इसका मतलब है सबसे पहले आप इसका सैंपल का मास निकाल लो। भाई डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। सैंपल का मास m, ये हमें निकालना है। v क्या है, दे रखा है 18, तो ये आ गया हमारा 18 भाई v, ये ml में दे रखा था, 18 ml गुणा 1 ग्राम पर ml। ml से ml कट गया, बचा कितना 18 ग्राम। अगर आपका सैंपल का मास कितना आ गया 18 ग्राम, तो इससे आप क्या निकाल लो, इससे निकाल लो मोल। सैंपल का मास कितना है 18 ग्राम, मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, क्या आ गया 1 मोल। अब इस 1 मोल से हमें क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो 1 क्यों गुणा कर दो Na में, तो इतने क्या आ गए हमारे पास मॉलिक्यूल्स।
देखो भाई डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, मोल निकाल के Na से गुणा कर दी, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये हमने ए वाला ऑप्शन को सोल्व कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। मास ऑफ सैंपल दिया 0.18 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ये क्या हो गया नीचे आ गए 100, 18 से 18 कैंसिल आउट, ये ऊपर चले जाएगा। तो 10 की पावर माइनस के 2 के आ गए हमारे मोल आ गए, 10 की पावर माइनस 2 के आ गए बच्चों मोल आ चुके हैं। अब मोल को गुणा कर दो Na में, तो ये क्या आ गया 10 की पावर माइनस के 2 मोलिक्यूल्स आ गए, 10 की पावर माइनस 2 इंटू Na के आगे हमारे पास ये मोलिक्यूल्स आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी को एनालाइज करो। ऑप्शन नंबर सी ये दे रखा भाई 22.7 लीटर के, सॉरी 4 वाला है, तो 22.4 लीटर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 22.4 लीटर के अंदर Na मोलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल होता है, और Na क्या होते हैं मोलिक्यूल्स होता है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको। तो इतने के अंदर कितने होंगे भाई, इतने के अंदर तो इतने हैं, 1 लीटर के अंदर कितने होंगे Na बटे 22.4, तो इतने के अंदर कितने होंगे गुना कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 लीटर मिटो के डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं इसके 0.00224, यहां पे गुना कर दो इसकी 0. यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपल 0.0224। अब देखो इसके आगे कितने जीरो है 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिए हमने, और इससे क्या हो गया कट गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, ये कितनी है 4 जीरो है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है इतना, और 224 से 224 कट गया, तो ये कितना बचा 10 की पावर माइनस के 4 मोल। अब 10 की पावर माइनस 4 को क्या कर दो Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने क्या आगे मोलिक्यूल्स आगे। भाई कुछ नहीं करना, इसमें हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिया एसटीपी वाला, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ऑप्शन नंबर डी में हमें डायरेक्ट मोल ही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमें कुछ नहीं करना, 10 की पावर माइनस 3 मोल दे रखे हैं। भाई मोल से मोलिक्यूल पे जाना है, मोल से अगर मोलिक्यूल पे हमें जाना है तो हमें Na से गुणा करनी है, 10 की पावर माइनस 3 गुणा Na, तो ये क्या आ गया हमारे पास मोलिक्यूल्स। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में आंसर क्या आया था Na, इसके अंदर क्या आया है Na, ऑप्शन नंबर बी के अंदर कैलकुलेट करके आया है हमारा 10 की पावर माइनस के 2 Na, ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या आया है 10 की पावर माइनस के 4 Na, और डी के अंदर आया है 10 की पावर माइनस के 3 Na। अब बताओ इसके अंदर मैक्सिमम कौन सा है, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चों Na, भाई ये तो इसे बटे में ले जाओ, Na बटे 100 हो गया, Na बटे 100 मतलब Na का 100वां हिस्सा, और इसके अंदर क्या है Na बटे 1000, नीचे आगे पॉइंट, नीचे हम जीरो ले जाएंगे मतलब पावर नीचे लेंगे तो नीचे क्या हो गया 10,000, Na का 10,000वां हिस्सा, और ये क्या दे रखा है Na का 1000वां हिस्सा। तो भाई इसमें Na का 100वां हिस्सा है, इसमें 1000वां हिस्सा है, इसमें 10,000वां हिस्सा है, तो ये तो Na है, तो इसलिए ये क्या है मैक्सिमम है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही हो जाएगा। तो नीट 2018 का क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन हमने आपको एक और बोर्ड पे लिखा है बच्चों आपके लिए, ये क्वेश्चन है नीट 2015 का। अगर आपको इस क्वेश्चन के बेसिक्स नहीं पता है इस चैप्टर के, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेसिक्स की जरूरत है और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ये कह रहा है कि अगर Na को हम चेंज कर दे, भाई ये कह रहा है अगर Na को चेंज कर दे, वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो अगर हो सके तो आपसे। अगर आपने पहले 3 लेक्चर देख रखे होंगे तो आप पक्का इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। अगर आपने किसी लेक्चर के अंदर बंक मार रखा है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब आप अपना आंसर मैच करें। भाई ये कह रहा है कि अगर एवोगैड्रो नंबर है वो 6.02 गुना 10 की पावर 23 से चेंज होकर के 6.02 गुना 10 की पावर 20 होता है, मतलब इतना से होके इतना रह गया। मानने के बाद हमने चेंज करके 10 की पावर 23 से 10 की पावर 20 कर दिया। तो हमें क्या इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसके अंदर चेंज आएगा वो बताना है। सबसे पहले तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और बाद में इसको डिटेल तरीके से भी कर सकते हैं। भाई ये कह रहा है द रेशो ऑफ केमिकल स्पीसीज ईच अदर इन ए बैलेंस रिएक्शन। पहले तो मैं आपको इसे बता रहा हूं एलिमिनेशन से, वो तो आसानी से हो जाएगा। ये एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हैं, जैसे बी ऑप्शन दिखा हमें। भाई बी ऑप्शन के अंदर ये कह रहा है जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है बैलेंस H2 plus Cl2 equal to 2HCl कोई रिएक्शन दे दी, the ratio of chemical species to each other in a balanced reaction वो क्या हो जाएगा चेंज। भाई ये तो 1:1:2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि ये चेंज हो जाएगा, अगर इसे हमने चेंज करा तो ये चेंज हो जाएगा। इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, भाई मोल की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, उससे इस पे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। द रेशो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, अगर हमें कोई कंपाउंड दे दिया जैसे सी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, भाई इसमें कार्बन 1 है, क्या कार्बन कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। अब आप कैल्शियम कार्बोनेट कहीं से भी बनाओ, उसके अंदर कार्बन एक ही होगा, कैल्शियम एक ही होगा, ऑक्सीजन 3 ही होंगे। वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर के अंदर हाइड्रोजन हमेशा 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन हमेशा 1 रहेगा। अब पानी चाहे कहीं का भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई वाटर के अंदर भी ये सेम रहेगा। द रेशो ऑफ द एलिमेंट टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। भाई इसे चेंज करने पर हमने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी तो इस पे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ रहा, भाई ये तो जो का तो सेम ही रहेगा। डेफिनेशन ऑफ मास इन ए यूनिट ऑफ ग्राम, भाई मास की डेफिनेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मास की डेफिनेशन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। मास की यूनिट जो पहले थी वही अब रहेगी, तो उस पे क्या फर्क पड़ रहा। ऑप्शन तो हमारा आ चुका है, ऑप्शन तो हमारा आ चुका है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, पर हमने एलिमिनेट करके निकाला है, इसकी क्लियरिटी हमें नहीं है। अब मैं इसको असली तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूं आपको। भाई ये कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन है, सबसे पहले ऑप्शन से ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है। भाई हमारे पास ये कार्बन है, ये आपको पढ़ा रखा है, कार्बन का कोई सा हमने एक एटम ले लिया, कार्बन है, कार्बन का एक एटम ले लिया, तो कार्बन के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 या 2 में पढ़ाया था ये स्टार्टिंग में ही, कि भाई इसके अंदर जो मास होता है, सबसे पहले आप ये बताओ मास किस पे डिपेंड करता है। मास डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। मैं फिर आपको बेसिक से ही बता देता हूं सब चीज।
भाई कार्बन है, कार्बन का मास डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन तो बाहर सराउंडिंग में चक्कर लगा रहे हैं। भाई कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, ये होता है 6C12। प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। तो भाई इसके अंदर एक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, में हो गए हमारे 12। तो भाई एक एटम का मास कौन डिसाइड कर रहा है, एक एटम का मास जो डिसाइड करता है वो उसके न्यूक्लियॉन्स करते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियॉन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को AMU से गुणा कर दो। मास ऑफ न्यूक्लियॉन को अगर हम एक AMU से गुणा कर देते हैं तो वो उसके एक एटम का मास आ जाता है। तो भाई इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, 12 आ गए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, AMU से गुणा करी तो 12 AMU आ गए। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 24 ग्राम से हमें गुणा करनी होती है। ये आपको पहले बता रखा है। भाई अब एक एटम का मास आ गया कार्बन का एक ग्राम में, इतना सही है। भाई अगर एक एटम का मास आ गया तो एक मोल के अंदर कितने होते हैं ये एटम, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू एटोमिसिटी, और कार्बन की एटोमिसिटी 1। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अगर हमें यहां से मोलर मास निकालना हो कार्बन का मोलर मास निकाल ले यहां से, तो 12 गुणा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो इसको किससे गुणा कर दो, एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दो। एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दी। अब भाई ये यही कह रहा है, अगर हम Na को चेंज कर दे, Na की जगह क्या लिख रहा था हमें, कंडीशन नंबर 1 जो हम आज तक लिखते आए हैं, 12 गुणा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू Na की जगह हम क्या लिखते आए हैं, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। और हमने आपको बताया था इससे ये कट जाता है, एक आ जाता है, क्या आता है 12 ग्राम। इतना ठीक है। बट इसने कहा इस Na को ही बदल दो। तो भाई 12 गुणा 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 20, कितना है प्लस के 20। ठीक है। अगर ये 23 होता, अगर ये क्या होता 23, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता 1। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको 10 की पावर 3 से मैंने गुणा कर दी, और 10 की पावर माइनस 3 से ही इसको मैंने 10 की पावर 3 से ऊपर कर दिया मैंने, और 10 की पावर 3 से ही नीचे कर दिया। इसे ऊपर ले गया मैं, क्या हो गया 10 की पावर माइनस के 3। इतना क्लियर है। तो भाई अब इसकी और इसकी गुणा करके कितना आ गया, इसकी और इसकी गुणा करके क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गया 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। अब देखो भाई कार्बन का मास कितना आना चाहिए था 12 ग्राम, पर अगर हमने Na को चेंज कर दिया, Na को चेंज करते ही मास कितना आ गया 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। तो कहने का मतलब है अगर एक मोल ऑफ कार्बन के अंदर हम अगर Na को चेंज कर देते हैं तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रूफ आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी इसको सोल्व कर दिया है और एलिमिनेशन भी से भी इसको क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमने आपको एक और दिया है करने के लिए। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
किसी इस गैसियस मिक्सचर के अंदर जो उनका रेशो है 1:4 है। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने आपको दिया था जो नीट 2015 में आया था, वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो दे रखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो दे रखा था, उससे वो मोलर रेशो निकलवा रहा था। और ये जे मेंस 2014 में जो क्वेश्चन आया है, इसने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर दे रखा है, तो उसके क्या दे रखा है, सैंपल के मास का मिक्सचर दे रखा है, सैंपल के मास का रेशो दे रखा है 1:4, और ये कह रहा है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का रेशो बताओ। कुछ नहीं करना, जो सेम प्रोसेस है वही फॉलो करना है। जो आपके मोल्स आएंगे उस मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अब इसको आप सोल्व करो। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आपको क्या पता है, यह फॉर्मूला पता है, N बराबर W/M, सैंपल का मास अपॉन मोलर मास। तो इसको कैसे बताया था हमने आपको, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W है, और N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है तो क्या होता है, इसे ऐसे लिख देता हूं इस बार, N ऑक्सीजन अपॉन N नाइट्रोजन, ठीक है इतना, बराबर W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो W ऑफ ऑक्सीजन बटे W ऑफ नाइट्रोजन, और मास के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास में उल्टा चलेगा, ऑक्सीजन ऊपर है तो ऑक्सीजन आएगा नीचे, मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर मोल नीचे है, मोल नीचे है तो मास कहां आएगा, ऊपर। भाई ये कैसा हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, ये तो आ जाएगा हमारा मोलर रेशो। सबसे पहले मोलर रेशो ही निकाल दो, जो नीट 2015 वाले क्वेश्चन में हमने यहां तक का सोल्व किया था। WO2 कितने दे रखा है हमें, WO2 रेशो N2, भाई ये दे रखा है 1:4, WO2 और WN2 दे रखा है 1:4, मास ऑफ N2 और O2 ये तो हमें पता ही है भाई, O2 का कितना होता है 32, नाइट्रोजन का कितना होता है 28, तो कितना हो गया 4 सते 28, कितना आ गया 7/32, ये आ गया मोल्स का रेशो। बट ये पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स का, कुछ नहीं करना, Na से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, Na से ऊपर गुणा कर दो, Na से नीचे गुणा कर दो, भाई Na से Na कट गया, 7/32 ही आ गया, कुछ नहीं करना इसमें, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया 7/32। बट अगर ये इसके अंदर ही एटम्स पूछ लेता तो तब इसकी 2 से गुणा हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये सेम सवाल ऐसे होता कि एक हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, बोले चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया है हमें, एक ग्राफ दिया है हमें, नंबर ऑफ एटम्स और वेट इन ग्राम के बीच में एक ग्राफ है, इसकी स्लोप दे रखी है tan थीटा बराबर 1.5 गुना 10⁻22 दे रखा है, और हमसे पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये है। तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा। अब अपना आंसर वेरीफाई कर लो, अगर आपसे हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है हमें इससे स्लोप से। भाई हमें tan थीटा दे रखा है, tan थीटा कितना दे रखा है 1.5 गुना 10⁻22, ये हमें tan थीटा दे रखा है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वेट इन ग्राम, ये दे रखा है भाई। हमने आपको बताया था, ये बताया था अगर
6.02 गुणा 10 की पावर 23 के अंदर क्या होता है, 1 मोल होता है। मतलब इतने एटम्स के अंदर 1 मोल होता है। जैसे हमने आपको ये बताया था 6.02 इंटू 10 टू द पावर 3 एटम्स या मोलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, 1 मोल होता है, अगर ये मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल है। ठीक है, अगर ये क्या है, मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें बताना है कि 3.02 इंटू 10 टू दी 0.01 इंटू 10 टू दी पावर 3 एटम्स के अंदर कितने मोल हो गए, तो आंसर हो गया हमारा सीधा सा 0.5 मोल। तो इसी तरह यहां पर क्या है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, जो मोल बराबर होता है, मोल किसके बराबर होता है, मोल बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स। भाई मोल किसके बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। अगर मोल्स के अंदर हम Na से गुना कर दे तो हमारा एटम्स निकल के आ जाते हैं। ये तो है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो मोल्स के अंदर Na से गुना कर दो। मोल्स के अंदर क्या कर दो, Na से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या कर दो, मोल्स गुणा Na से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अगर हम वेट निकालना चाह रहे हैं ग्राम में तो सैंपल वाला फॉर्मूला लगा दो। सैंपल वाला फॉर्मूला क्या है, n बराबर मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास। ये होता है भाई, तो यहां पे लिख देंगे हम मास ऑफ सैंपल, सॉरी हमें मास ऑफ सैंपल निकालना है, वेट इन ग्राम तो निकालना है। मास ऑफ सैंपल की जगह क्या है, वेट ऑफ ग्राम है, वेट इन ग्राम है, तो क्या हो गया ये n गुना मोलर मास, n गुना मोलर मास। n क्या है, मोल है, तो मोल से मोल कट गया, इधर क्या बचा 1.5 गुना 10 की पावर 22, 1.5 गुना 10 की पावर 22 बराबर Na की जगह क्या लिख देंगे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये लिख दिया। निकालना क्या है, मोलर मास। 1.5 से कट गया 4 बार, इससे कट गया 1, 10 आ गया, तो मोलर मास कितना हो गया हमारा, मोलर मास हो गया बच्चों हमारा 40 ग्राम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि एजाइड आयन के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एजाइड आयन सैंपल। तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, बट उसके अंदर आयन नहीं थे, केवल वो मॉलिक्यूल था। इसके अंदर क्या करना है, अगर ये आयन है तो इसके अंदर अगर माइनस चार्ज है तो +1 ऐड हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, हिंट भी आपको दे दिया है। अब मैं इसको करता हूं सोल्व। भाई ये कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ 1.6 ग्राम के अंदर। हमें फॉर्मूला पता है n बराबर मास ऑफ सैंपल कितना है 1.6 ग्राम। मास ऑफ सैंपल है 1.6 ग्राम। अजाइड आयन का कितना होता है 14 या 42। ये कितना है 14 या 42। मोलर मास कितना है इसका 42 हो गया। अब ये कितना है भाई, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 या 15। n3 अच्छा सॉरी भाई, ये डेटा गलत है, ये है 4.2 ग्राम के अंदर पूछ रहा है। ये 4.2 ग्राम के अंदर दिया है।
क्वेश्चन जो का तो सेम है, 1.6 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4.2 ग्राम है। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। n बराबर जो वेट ऑफ सैंपल है वो कितना है, 4.2 ग्राम है। वेट ऑफ सैंपल 4.2 ग्राम है। मोलर मास कितना है इसका, 42 इंटू Na। अगर मैं इसकी Na से गुणा कर दूं तो क्या आ गए, मोलिक्यूल आ गए या एटम आ गए। इसके लिए क्या है, एटम है। और अगर मैं इसकी किससे गुणा कर दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर क्या होते हैं भाई, 2 और 5। तो बाहरी सेल में कितने होते हैं, 5। तो 3 नाइट्रोजन के अंदर कितने होंगे, 5 गुणा 3 कितने होंगे, 15। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने हो गए, 16। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं 16 से। आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा। ये अब हमने क्या निकाल लिया इसमें गुणा करके, डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे ये कट गया, कितना आ गया 10 बार, इससे ये कट गया 1.6 टाइम्स। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 1.6 टाइम्स Na। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमने क्या करा, हमने पहले 4.2 को 42 से डिवाइड करा, Na से मल्टीप्लाई करा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 से गुणा करा, केस खत्म। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपको, ये कह रहा है कि कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन 8.775 NaCl बाय मास। ये कह रहा है कि 100 ग्राम के अंदर 8.77% NaCl है, जबकि ये कह रहा है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट उसके अंदर कितने होंगे, जबकि सोल्ट का वेट 25 ग्राम है। सवाल ये है भाई, एक सोल्ट का वेट 25 ग्राम है। सबसे पहले तो आप इसके अंदर सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप फॉर्मूला यूनिट निकाल लो। फॉर्मूला यूनिट से पहले आप भाई ये देखो इसके अंदर नमक कितना है, सोल्ट कितना है। सबसे पहले ये देखो, सोल्ट निकालने के लिए टोटल सोल्ट कितना है, 25 ग्राम है। और इस 25 में से 8.75 टोटल क्या है, मतलब जो टोटल है वो तो 25 ग्राम है, और इसके अंदर से जो कॉमन सोल्ट है वो 8.775 है। कॉमन सोल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन इतना NaCl भाई। देखो जो टोटल सोल्ट का मास है वो तो 25 ग्राम है, और उसके अंदर जो NaCl है वो 8.775 ग्राम है। तो NaCl का मास निकाल लो। टोटल सोल्ट का मास 25 ग्राम, टोटल सोल्ट का मान तो दे दिया भाई 25 ग्राम, इसका 8.775 ग्राम, 8.775 ग्राम। इतना क्लियर है। परसेंट, परसेंट का मतलब है 25 ग्राम गुना 8.775 बटे 100। ये कर दिया हमने भाई। 25 अट्ठे कितना हो गया, 200। पर इसकी गुना करके देख लो, 25 गुना 8.77, ऐसे कर लो। 8.70 को 25 से गुना कितना हो गया, 25 सत्ते 175, हासिल को 17, 25 सत्ते 175 और 17 192, हासिल को 2 ने सॉरी 2 लिख दिया, 19 कैरी। ये हो गया 25 अट्ठे 200 और ये हो गया 219। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई चेक कर लियो कोई भाई। 25 सत्ते 175, हासिल को 17, 25 सत्ते 175 और 17 ये 92 हो गया, हासिल को 19, 25 अट्ठे 200 और 19 सही है, 219.25 आ गया से गुणा करके। 219.25 बटे 100 ऊपर ग्राम, तो ये 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगी, कितना हो गया 2.19 ग्राम।
ये तो हो गया भाई 2.19 ग्राम है NaCl का मास इस सैंपल के अंदर। हमें निकालनी है फॉर्मूला यूनिट। अगर हमें फॉर्मूला यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला यूनिट निकाल लेंगे कैसे? आप पर रख दो सैंपल का मास। सैंपल का मास कितना है? NaCl का मास है वो कितना है? 2.19। ये ठीक है। और NaCl का मास कितना होता है? NaCl का मास निकाल लो, ये होता है 58.5। 23 प्लस 35.5 कितना हो गया बच्चों? 58.5। तो इसके बटे में लिख दो 58.5 और गुणा कर दो इसकी Na से। यह तो एक फॉर्मूला यूनिट होगी। अगर Na से गुणा कर देंगे तो टोटल फॉर्मूला यूनिट हमारी निकल के आ जाएगी। अब इसको आगे सोल्व कर लो। 2.19 बटे 58.5 गुणा 6.02 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है बच्चों। अब भाई इसमें क्या करना हमें? ये हो गया 6 दूनी 12। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहां अगर मैं 22 कर दूं और यहां पे 10 लिख दूं ऐसे, तो ये कितना हो गया? 6 दूनी 12। 13 मान लो, 13-14 के आसपास मान लो। चलो ये मान लिया मैंने 14। मैं तो अप्रोक्स से लेके चल रहा, क्योंकि ऑप्शन 3 में है, 2 में है, 4 में है, हल्का सा ऊपर नीचे आ जाएगा। भाई ये 13-14 के आसपास हो गया। इसकी गुना करी 12 हो गया। 0.19 थे आगे 10 से गुना करी। चलो मैं 13.5 लिख दूं। 13-13.5 के आसपास मैंने लिख दिया। गुणा 10 की पावर 13 ही लिख दिया। 10 की पावर 22। नीचे कितना दे रखा है मुझे? 58.5 और ऊपर कितना है मुझे? 130 दे रखा है। तो भाई 60 दूनी 120, तो उत्तर लगभग 2 से ज्यादा आना चाहिए। भाई अगर मैं यहाँ पे 180 थोड़ा ही लिख दूंगा, 120 लिख दूंगा, 25, 30, 35, 40 इतना ही तो लिख सकूंगा, 10-5 ऊपर नीचे। या फिर अगर तुम्हें नहीं इस तरीके से करना तो पूरा कैलकुलेट करके देख लो। तो ये कितना आ गया? लगभग यही आ जाएगा 2 के आसपास। 2.25 गुणा 10 की पावर 22। मैंने अप्रोक्सीमेशन से कर दिया, तो 2 गुणा 10 की पावर 22 क्या आ गया? फॉर्मूला यूनिट। तो ये क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो भाई ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लो। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिए जरा इसका सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज बताओ 3 ग्राम के अंदर। तो सबसे पहले आप इसके अंदर फॉर्मूला यूनिट निकाल लो। इसके अंदर भी फॉर्मूला यूनिट बोल लो या बोल लो मोल, ये निकाल लो भाई। ऊपर क्या आएगा? स्पीशीज का मास आ जाएगा या हमारे सैंपल का मास आ जाएगा। कितना है? 3 ग्राम। और कार्बोनेट आयन का कितना होता है? निकाल के देख लो। 12 प्लस 18 सॉरी 16 तिया 48। भाई ये इसका 16 ही तो होता है। 16 तिया 48, 48 12 60। तो ये कितना आ गया? 60 ग्राम। और अगर मैं इसकी गुणा कर दूं Na से, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आ जाएगी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फॉर्मूला यूनिट निकाल लिया है, क्या कर दिया मैंने? मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। कितना आ गया है? 1/20 गुना Na। इतना ठीक है। अब बच्चों एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर चार्ज कितना होता है? यहां पे देखो, इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? CO3 2-। कितना चार्ज है? एक फॉर्मूले के अंदर चार्ज है 2 निगेटिव के चार्ज है। तो इसके अंदर ये क्या है? CO2- एक फॉर्मूला यूनिट है। तो एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो चार्ज है वो कितना है? 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम का इसके अंदर क्या है बच्चों? चार्ज है एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर।
तो इतनी फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितना चार्ज होगा, हमारा ये सवाल है। 1/20 इंटू 6.02 गुणा 10⁻23 इंटू 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻−19, ये हो गया भाई। अब देखो हम क्या कर सके इसमें, इस एक जीरो से एक ही हो गया, ये कितना रह गया 22, और इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, ये कितना आ गया 16 छक्कम 96, 9.6 आ गए। और भाई 22 में से 3 गए, कितना बचा 19, तो 10⁻3, तो 9.6 इंटू 10⁻3 हमारा कूलम्ब आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फॉर्मूला यूनिट निकालना है, मॉलिक्यूल्स बोल दिया। फॉर्मूला यूनिट इस तरीके से निकालना है, बिल्कुल जैसे हम मोल निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। 3/60 Na से गुणा कर दी तो टोटल फॉर्मूला यूनिट आ गई हमारी। एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर चार्ज कितना है वो निकाल लिया, 2 माइनस के चार्ज था, गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19, तो टोटल इतना चार्ज था। अब हमें निकालना है इतने के अंदर, तो 1/20 गुणा Na, सॉरी अच्छा हाँ ठीक है, मैंने एक जीरो से क्या कर दिया था, यहाँ पे 23 की जगह क्या कर दी थी 22 कर दी थी, सही है, 2 से 2 कट गया था, और भाई 16 छक्कम 96 था, और 22 में से 19 गए 3, तो ठीक है, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने मोल से रिलेटेड जो सभी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे हमने सोल्व कर लिए हैं। नीट और जेईई में भी इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे भी हमने सारे यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। अब मोल के ऊपर हम एक एडवांस डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।